वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये क्या होता है, ये शुरू करने से पहले हम इसी चैप्टर की एक स्टोरी समझ लेते हैं, जिससे हमें ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। एक मिस्टर ए होता है जो एक फर्म का ओनर होता है, और एक मिस्टर एक्स होता है जो एक कंपनी का ओनर होता है। मिस्टर एक्स को अपनी कंपनी एक्सपांड करनी होती है, तो वो सोचता है कि मैं नई कंपनी शुरू करूं, उसे वापस मार्केट में आऊं तो उससे बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना मैं एक ऐसा फर्म अडॉप्ट कर लूं जिससे वो मार्केट में पहले से हो और मुझे ज़्यादा प्रॉफिट और जल्दी प्रॉफिट हो। मिस्टर एक्स मार्केट में रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर ए की एक फर्म है, जो फर्म का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत अच्छा है, जिसका स्कोप मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पर मिस्टर ए का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेकार है, जिसके कारण वो मार्केट में चल नहीं पा रहा है। तो मिस्टर एक्स सोचता है कि वो मिस्टर ए की फर्म को खरीद लेगा। तो मिस्टर एक्स मिस्टर ए के पास जाता है और उससे उसकी फर्म खरीदने की बात करता है। मिस्टर ए सोचता है कि वैसे भी मुझे लॉस हो रहा है, मेरी फर्म में मुझे कुछ ज़्यादा फायदा तो है नहीं, तो क्यों ना मैं इसे बेच दूँ, इससे मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है। तो मिस्टर ए मिस्टर एक्स को अपनी कंपनी फर्म बेच देता है। तो जिस दिन मिस्टर एक्स मिस्टर ए से उसका फर्म खरीदता है, वो दिन डेट ऑफ परचेज होता है। लेकिन अगर आप कोई भी फर्म या कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप उसे तुरंत कंपनी नहीं बोल सकते, उस चीज़ को लीगली आरओसी के पास रजिस्टर करना पड़ता है, और उस रजिस्ट्रेशन का जो टाइम होता है वो कम से कम 2 से 3 महीने तक लग जाता है। तो जितना टाइम भी इसके टाइम पे रहता है, उसके बाद जब वो कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो उसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्टर कराने का दिन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्टर। और हमारे फाइनेंशियल अकाउंट का जो भी ईयर एंडिंग होगा वो ईयर एंडिंग डेट, जैसे कि अगर आप कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टार्टिंग डेट नॉर्मली 1 अप्रैल होता है और एंडिंग 31 मार्च, वैसे ही इसका भी एक ईयर एंडिंग डेट होता है जो कंपनी का 1 साल पूरा होने आता है। डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बीच का जो पीरियड होता है ना, उसे हम प्री पीरियड बोलते हैं, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ईयर एंडिंग तक के पीरियड को हम पोस्ट पीरियड बोलते हैं। तो वाई इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर प्री एंड पोस्ट कॉलम सेपरेटली। In this chapter, 3 dates are very important. As I told you, date of purchase, date of incorporation and year ending. In this chapter, we learn we have to prepare P&L account and sometime balance sheet. पर normally balance sheet एग्जाम में पूछे नहीं जाते। कोई भी सेमेस्टर के एग्जाम में अभी तक P&L अकाउंट ही पूछा गया है। हाँ, केटी के पेपर्स में 1 या 2 बार बैलेंस शीट के सम्स आए हैं। From P&L account, we want pre-incorporation profit and post-incorporation profit separately. Various expenses and income given in the problem will be allocated in time ratio or sales ratio, depending on the nature of expenses. अब मैं आपको बताती हूँ कि why it is necessary to allocate this. सबसे पहला, अगर जो हमारा फॉर्म खरीदने से लेकर रजिस्ट्रेशन कराने तक का जो भी प्रॉफिट हमें मिलता है वो कंपनी का प्रॉफिट तो होता नहीं है, इसके लिए हमें उसे अलग करके रखना पड़ता है। और इनकॉर्पोरेशन पीरियड से ईयर एंडिंग तक का जो भी प्रॉफिट कंपनी कमाती है उसे उसके शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड के रूप में देना पड़ता है। पर क्योंकि जो स्टार्टिंग से प्रॉफिट उसने कमाया है वो तो कंपनी का है ही नहीं, तो उसे ज्यादा डिविडेंड क्यों दे, इसलिए वो दोनों प्रॉफिट्स को सेग्रीगेट कर देते हैं अलग अलग चीजों में, ताकि उसे शेयर होल्डर्स को जो भी कंपनी का प्रॉफिट है उससे ही डिविडेंड देना पड़े। इसलिए हम प्री और पोस्ट 2 कॉलम बनाते हैं। प्री कॉलम मीन्स डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक, और पोस्ट कॉलम मीन्स डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर ईयर एंडिंग तक। द प्री प्रॉफिट इज नॉट अ नॉर्मल प्रॉफिट, इट कैन नॉट बी गिवन एज अ डिविडेंड। जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्री प्रॉफिट होता है हम डिविडेंड के रूप में नहीं दे सकते, क्योंकि वो कंपनी का प्रॉफिट तो है ही नहीं, और डिविडेंड सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट से दे सकते हैं। इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड विल बी ट्रांसफर्ड टू